सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। हमें कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपना चौथा लेसन चल रहा था। चौथे लेसन के 2 वीडियो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज थर्ड वीडियो या थर्ड पार्ट अपना शुरू होने जा रहा है। देखो, फिर जैसे वीडियो की शुरुआत में मैं बताता हूँ, ये वाला जो लेसन है अपने एक प्रश्न आएगा और वो प्रश्न होगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो ऐसे 4 प्रश्नों की तो अपन पहले चर्चा कर चुके थे। आज अपन चर्चा करेंगे इस लेसन के 5वें प्रश्न की। वो किससे संबंधित है? जर्मनी का एकीकरण। अब देखो, इसे पूरा क्वेश्चन के रूप में नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि हो सकता है आपके इसमें 4 नंबर का प्रश्न ये भी पूछ ले, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं बताइए। आपसे ये पूछ ले, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व बताए। समझ के बात? तो पहले तो सुनना, जर्मनी के सामने समस्या क्या थी। आज जो अपन जर्मनी देखते हैं वह जर्मनी उस समय की, जब मैं बात करूँ 18वीं शताब्दी के लगभग, जर्मनी में छोटी बड़ी 300 रियासतें थी। रियासतों का मतलब पहले भी मैंने आपको बताया था, जहाँ छोटे छोटे प्रांत थे, राजा महाराजा शासन करते थे। एक जर्मनी नहीं था, पूरी जर्मनी में कुल मिलाकर 300 रियासतें थी। और वैसे अगर अपन डिवाइड करें जर्मनी को तो 3 भागों में करते हैं, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। तो सबसे पहले तो अपन इसमें ये बताएंगे, जर्मनी में छोटी बड़ी कुल 300 रियासतें थी। रियासत का मतलब जहां राजा महाराजा शासन करते थे। भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी को 3 भागों में बांटा जा सकता था या जा सकता है। हालांकि बात तो अपन उस समय की कर रहे हैं। उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और तीसरा दक्षिणी जर्मनी। अब अपन सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जर्मनी जो अलग अलग 300 रियासतें थी, इस जर्मनी का एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था, कि पूरा जर्मनी एक क्यों नहीं हो रहा था, ये अलग अलग कैसे बटे हुए थे। अलग अलग 300 रियासतें क्यों थी, क्यों राजा महाराजा एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे, तो एकीकरण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, सबसे पहले तो उसका अपन उल्लेख करेंगे। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं, मतलब क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही थी जर्मनी के एकीकरण में। तो केवल इसमें अपनी किताब में भी पॉइंट ही दे रखे हैं, पॉइंट ही लिखेंगे, उसका वर्णन अपनी पुस्तक में भी नहीं दे रखा। पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। यहाँ ऑस्ट्रेलिया मत कर देना, ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। मतलब जर्मनी की जो आंतरिक समस्याएं थी उनमें हस्तक्षेप कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था। जैसे एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाए और अगर तीसरा बीच में आके हस्तक्षेप करता है दोनों के झगड़ों में, तो पति पत्नी का झगड़ा हमेशा बढ़ेगा, ना कि कम होगा। समझ गए बात? ऐसे ही जर्मनी की जो आंतरिक समस्याएं थी आपसी राजा महाराजाओं की, उसमें बीच में इंटरफेयर कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया कर रहा था। इसी वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। दूसरा अपन बात करें, जर्मनी के जो विभिन्न प्रांत थे उनमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से क्या नहीं थी? समानता नहीं थी। तो दूसरा अपन कह सकते हैं, जर्मनी के प्रांतों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि दृष्टि से समानता ना होना। एक अपन ये कारण बता सकते हैं कि भाई आर्थिक रूप से
कई जो प्रांत थे वो तो काफ़ी आर्थिक रूप से विकसित थे, कई प्रांत एकदम पिछड़े हुए थे। तो जो विकसित प्रांत था कभी भी नहीं चाहेगा कि पिछड़े प्रांतों को अपने साथ शामिल करें। सामाजिक रूप से समानता थी, राजनीतिक रूप से समानता थी, कहीं लोकतंत्र था तो कहीं राजतंत्र था। समझ गए बात। तीसरा, जैसे ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था, वैसे ही जर्मनी के आंतरिक मामलों में इंग्लैंड और फ्रांस भी हस्तक्षेप कर रहे थे। तो तीसरा अपन पॉइंट बताएंगे, जर्मनी के आंतरिक मामलों में इंग्लैंड व फ्रांस का क्या हो रहा था, हस्तक्षेप हो रहा था। जर्मनी के आंतरिक मामलों में इंग्लैंड व फ्रांस का हस्तक्षेप। इसके अलावा अपन बात करें, जर्मनी के अधिकांश राज्यों की जो सैनिक शक्ति थी वो काफी कमजोर थी। अब सैनिक शक्ति कमजोर थी तो इसका मतलब वो राज्य ही कमजोर थे, तो एक दूसरे से वो मिलना ही नहीं चाह रहे थे। तो चौथा पॉइंट अपन लिखेंगे, जर्मनी के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति कमजोर होना। जर्मनी का एक जो पर्सा, जर्मनी का एक प्रांत था या राज्य कह सकते हैं अपन, पर्सा, उसकी सैनिक शक्ति वास्तव में बहुत अच्छी सैनिक शक्ति थी, लेकिन उसके अलावा अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति क्या थी, कमजोर। जर्मनी के अधिकांश राज्यों की सैनिक शक्ति कैसी थी, कमजोर थी। तो कमजोर सैनिक शक्ति होने के कारण भी वो आपस में मिल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा अपन बात करें, जर्मनी की जनता में जागृति का अभाव था। जर्मनी की जनता में जागृति का अभाव था, मतलब जनता इतनी जागरूक नहीं थी कि जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि वास्तव में जर्मनी एक हो जाए तो संगठित हो जाए, संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। ये बात जर्मनी के लोग बाग नहीं समझ पा रहे थे। लास्ट अपन एक पॉइंट और लिखे बाधा के रूप में। तो देखो, दक्षिणी जो जर्मनी था, जर्मनी को मुख्यतः अपन ने भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। दक्षिणी जर्मनी में पोप का अधिक प्रभाव था और पोप कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण। बताऊंगा मैं आपको पोप क्या था और कैसे उसका प्रभाव था। तो लास्ट पॉइंट अपन लिखेंगे इसमें, दक्षिणी जर्मनी में पोप का प्रभाव था और पोप जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। पोप जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। देखो, जो ईसाई धर्म होता है, ईसाई धर्म में जैसे हिंदू धर्म में पंडित होता है, इस्लाम धर्म में मौलवी होता है, मस्जिद में मौलवी रहता है, हिंदू धर्म में मंदिरों में पंडित रहता है, वैसे ही ईसाई धर्म में जो चर्च आते हैं वहाँ कौन रहता है, पोप रहता है। उस पोप का इतना ज़्यादा प्रभाव था कि वह पोप लोगों को धर्म के मामले में अंधा बना रखा था। उस पोप ने, पोप कहता था कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, जो ईश्वर है वो मैं ही हूँ। मतलब पोप हमेशा शाम को खड़ा होकर अपने महल पे खड़ा होकर लोगों को दर्शन देता था। लोग बाग ये समझते थे कि पोप के दर्शन करना ही किसके दर्शन है, ईश्वर के दर्शन है। अब पोप का प्रभाव उत्तरी जर्मनी और मध्य जर्मनी में तो था नहीं। पोप को ये लग रहा था कि भाई दक्षिणी जर्मनी वाले अगर इनके साथ मिल गए तो फिर ये इनको भी सिखा देंगे और अपना प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए पोप कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। ये जर्मनी के एकीकरण की क्या हो गई, बाधाएं हो गई। आप इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, पर 2 प्रश्नों के रूप में देख लेते हैं इसको। या तो क्वेश्चन आएगा आपको जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं। जब आपको जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं पूछी जाए या बाधक तत्व पूछे जाएं तो ये लिखने के बाद आप बाधाएं लिखोगे। समझ गए बात। या फिर आपसे पूछा जाएगा जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व, मतलब
कौन से ऐसे सहायक तत्व थे जिनकी वजह से जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर बाद में जाके जर्मनी का एकीकरण होगा। लेकिन ये जो तत्व थे ये तो हो गए बाधक तत्व है। अब अगले प्रश्न में अपन ले लेंगे क्या, सहायक तत्व है। तो सहायक तत्व वाला प्रश्न आए, उसमें भी ये 3 लाइन लिखने के बाद सहायक तत्व लिखेंगे, और बाधक तत्व पूछे जाए तो भी ये 3 लाइन लिख के अपन बाधक तत्व लिखेंगे। समझ गए बात। तो ये अपना 5वां प्रश्न कंप्लीट। अब 6वां प्रश्न लिख लेते हैं अपन, सहायक तत्व। क्वेश्चन नंबर 6। जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। अब एकीकरण में सहायक तत्व पूछा जाए ना तो भी ये 3 लाइनें लिखोगे कि जर्मनी में छोटी बड़ी 300 रियासतें थी और भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी 3 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी जर्मनी। फिर लिखेंगे अपन जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व। पहला जो सहायक तत्व था वो एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था जोल-वरीन की संधि। अब समझना बात को, जर्मनी के जो भी प्रांत थे, विभिन्न प्रांतों के बीच 1818 ईस्वी में एक संधि हुई थी। उस संधि का क्या नाम था, जोल-वरीन की संधि। उस संधि के तहत जर्मनी के विभिन्न प्रांतों ने यह तय किया कि जर्मनी के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जो सामान भेजा जाता है, जो व्यापार होता है, उस पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगना चाहिए। तो जो सीमा शुल्क लगना बंद हो गया तो सामान एक दूसरे भागों में जाने लगा, एक दूसरे भागों में सामान गया तो लोगों का आपस में संपर्क बढ़ा। इस संपर्क के बढ़ने से ही फिर जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो शुरुआत अपन ऐसे करेंगे, जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत उसके आर्थिक एकीकरण से हुई। ये एकीकरण लिखा हुआ है लास्ट में, उसके आर्थिक एकीकरण से हुई। 1818 ईस्वी में जर्मनी के विभिन्न प्रांतों के बीच जोल-वरीन की संधि हुई, जिसके तहत यह तय किया गया कि जर्मनी के एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में होने वाले व्यापार पर सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। समझना, ये जैसे जर्मनी के प्रांत थे, इस एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जब व्यापार होता था, सामान जाता था, तो इस प्रांत से यार इस प्रांत में जा रहा है, तो ये प्रांत वाला जब सामान आता था इस प्रांत में, वैसे ही सीमा पर क्या लगा देता था, एक शुल्क लेता था जिसे कहते हैं सीमा शुल्क। समझ गए बात। इस सीमा शुल्क की वजह से एक दूसरे प्रांतों में व्यापार बहुत कम हो पाता था, क्योंकि दूसरे प्रांत में अगर व्यापार करने जाएंगे तो वह प्रांत सीमा शुल्क लेगा। तो सीमा शुल्क होने की वजह से व्यापार पहले एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बहुत कम होता था, लेकिन जोल-वरीन की संधि से इस सीमा शुल्क को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे इन प्रांतों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला, और व्यापार को बढ़ावा मिलने से क्या हुआ, एकीकरण हुआ। दूसरे प्रांत में होने वाले व्यापार पर सीमा शुल्क समाप्त
जिसके तहत, ये मत लिखना आप, जिसके तहत जर्मनी के एक प्रांत से दूसरे प्रांतों में होने वाले व्यापार पर, ये लो, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। इससे विभिन्न प्रांतों के बीच व्यापार हुआ, इससे विभिन्न प्रांतों के बीच क्या बढ़ेगा, अब व्यापार बढ़ेगा, तो व्यापार बढ़ा तथा एकता स्थापित हुई। और जब विभिन्न प्रांतों में एकता स्थापित होगी तभी विभिन्न प्रांतों के बीच क्या होगा, एकीकरण होगा। तो एकीकरण के सहायक तत्वों में पहला तो क्या हो गया, जालवरीन की संधि, और दूसरा लिखेंगे अपन बौद्धिक आंदोलन। जर्मनी के एकीकरण का दूसरा सहायक तत्व लेंगे अपन कौन सा, बौद्धिक आंदोलन। अब समझना, बौद्धिक आंदोलन, बौद्धिक का मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों से, बुद्धिमान व्यक्तियों में कौन आते हैं, दार्शनिक, लेखक, कवि, साहित्यकार। तो जर्मनी के एकीकरण में इन्हें दार्शनिक, लेखक, कवि, साहित्यकार, इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से, जो इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, लेख लिखे, इनके माध्यम से जर्मनी के विभिन्न लोगों के बीच क्या की, एकता स्थापित की। इन्होंने अपने लेखों में एक नारा दिया, जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। चलो समझाता हूँ, एक बार बोर्ड पे लिख देते हैं अपन। जर्मनी के एकीकरण में दार्शनिक, कवि, लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार भी लिख सकते हैं अपन, आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपनी कविताओं, इन्होंने अपनी कविताओं व लेखों के माध्यम से, जो भी लेख लिखे थे ना, लेखों के माध्यम से जर्मनी के लोगों में एकता स्थापित की तथा नारा दिया। इनका जो नारा था वो कौन सा था, जर्मन जाति सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। कहने का मतलब ये है कि जर्मन जो है, जर्मनी के जो लोग बाग हैं वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हैं। अब सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जब उनको बता दिया गया तो वो थोड़ी चाहेंगे कि आपस में लड़ाई करें, वो तो ये चाहेंगे ना अपन तो सर्वश्रेष्ठ है यार, अपने को तो आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए। और इससे पूरी जर्मनी में क्या हुई, एकता स्थापित हुई। देखो आपने एक पिक्चर देखी होगी, शाहरुख खान की एक पिक्चर थी, वो ओखी वाली जो पिक्चर थी चक दे इंडिया। उसमें शाहरुख खान जब इंटरव्यू लेता है उन बच्चियों के, उन लड़कियों के इंटरव्यू लेता है हॉकी की टीम बनाने के लिए, तो लड़कियों से एक पर्सन पूछता है आप कहाँ के हो, तो कोई कहता है राजस्थानी हूँ, कोई कहता है मैं बंगाली हूँ, कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, एक लड़की बोलती है मैं इंडियन हूँ। और जिसने ये कहा ना कि मैं इंडियन हूँ, उसका सबसे पहले सिलेक्शन करता है। समझ के बाद तो कहने का मतलब ये हो गया, हमें हमारे अंदर प्रांतों की भावना, राज्यों की भावना नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की भावना होनी चाहिए। यही भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रीयता की भावना कहलाती है। तो जब पूरी जर्मन जाति को एक जाति बता दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति नहीं बताया, हमारी जाति क्या है, इंडियन हमारी जाति है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वैसे ही जर्मनी की जाति क्या बता दी, जर्मन ही उनकी जाति है, जैसे हमारी जाति क्या है, इंडियन।
समझ गए बात। तो इस भावना से लोगों में क्या हुई, आपस में एकता स्थापित हुई। तो दूसरा एकीकरण में सहायक तत्व क्या हो गया, बौद्धिक आंदोलन। तीसरा अपन लेंगे औद्योगिक विकास। तीसरा सहायक तत्व क्या है, औद्योगिक विकास। तो देखो इसमें समझना, पहले लिख देता हूं उसके बाद समझा दूंगा। एक संधि हुई थी कौन सी, जालवरीन की संधि से जर्मनी के विभिन्न प्रांतों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला तथा इससे किसका विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। यहाँ तक शायद समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने को पता है कि जालवरीन की संधि से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। अब जालवरीन की संधि से जर्मनी के विभिन्न प्रांतों के बीच किसको बढ़ावा मिला था, व्यापार को बढ़ावा मिला था। और अगर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो उद्योग भी क्या होंगे, ज़्यादा स्थापित होंगे। तो व्यापार को बढ़ावा मिलने से किनका विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। अब उद्योगों के विकास से सामान एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाएगा, इसके लिए रेल मार्गों का निर्माण किया गया। अब जब जर्मनी के विभिन्न प्रांतों के बीच रेल मार्गों का निर्माण हो गया तो उन रेलगाड़ियों के माध्यम से एक प्रांत के लोग बाग दूसरे प्रांतों में जाने लगे, तो लोग बाग आपस में मिलने लगे, मिलने से उनमें क्या हो गई, एकता हो गई। औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास से वहाँ विभिन्न प्रांतों के मध्य किनका निर्माण किया गया, रेल मार्गों का निर्माण किया गया। जिससे लोग, अब रेल मार्ग बन गया तो एक दूसरे प्रांतों में आने जाने लगे। देखो बहुत सिंपल भाषा में लिख रहे हैं अपन, एक दूसरे प्रांतों में आने जाने लगे। इससे किसकी स्थापना हुई, जर्मनी में एकता स्थापित हुई। मतलब जर्मनी के विभिन्न प्रांतों में, ऐसे लिख सकते हो आप चाहे इसको, इससे जर्मनी के विभिन्न प्रांतों में एकता स्थापित हुई। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा अपन देखेंगे बिस्मार्क का योगदान। मतलब जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो माना जाता है कि वहाँ का एक चांसलर था जिसका नाम था क्या, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क का अपन योगदान बताएं, उससे पहले कुछ आपको लिखना है, देखते जाना। जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, पर्सा। जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था, पर्सा। 1861 ईस्वी में विलियम फर्तम पर्सा का शासक बना। सिंपल स्टोरी टाइप लिख रहे हैं, समझ जाओगे आप पढ़ते इसको। पर्सा का शासक बना, हालांकि विलियम फर्तम ज्यादा बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसमें
योग्य व्यक्तियों को परखने की, योग्य व्यक्तियों को परखने की अनोखी क्षमता थी। अब समझना इसका मतलब क्या हुआ। जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? पर्सा। पर्सा का शासक बना 1861 में कौन? विलियम फर्तम। अब विलियम फर्तम मानते हैं ज़्यादा बुद्धिमान ही था, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये थी कि वह योग्य व्यक्तियों को पहचानता था कि भाई किस में कितनी योग्यता है। अब जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री बुद्धिमान भी हैं, लेकिन बुद्धिमान होने के साथ साथ उसमें लोगों को परखने की क्षमता भी है। आज चीन के साथ जो विवाद हुआ, उस विवाद में लास्ट में आके अपन कह सकते हैं जो दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र है लद्दाख वाला, जहां भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, जिसमें अपने भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन लास्ट में आके पीछे किसको हटना पड़ा? चीन को हटना पड़ा, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने योग्य व्यक्तियों को अपने शासन में रख रखा है। अजीत डोलाब जो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी मीटिंग हुई चीन के साथ, और एक अच्छी खासी मीटिंग के तहत चीन को प्रेशर में लिया गया, जिससे चीन को अपने भारतीय क्षेत्र से सेना हटानी पड़ी। तो इस विलियम फर्तम में हालांकि ये ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसमें योग्य व्यक्तियों को परखने की अनोखी क्षमता थी। अब इसने अपना चांसलर किसको नियुक्त किया? बिस्मार्क को नियुक्त किया। अगले पैराग्राफ में अपन ये लिखेंगे, पॉइंट यही चल रहा है, विलियम फर्तम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक योग्य राजनीतिज्ञ व अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार था। तो विलियम फर्तम ने अपना चांसलर, मतलब राजा का जैसे प्रधानमंत्री होता है ना, जर्मनी में प्रधानमंत्री को ही चांसलर कहा जाता है, समझ के बात। तो राजा अपना प्रधानमंत्री रखता है एक विश्वास पात्र व्यक्ति को, तो विलियम फर्तम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क एक योग्य राजनीतिज्ञ था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों का बहुत अच्छा जानकार था। बिस्मार्क का मानना था कि राष्ट्रवादियों ने अठारह 1849 का समय वाद विवाद व बातचीत में व्यतीत किया। यह उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। मतलब देखो, राष्ट्रवादी का मतलब हो गया कि राष्ट्रवादी उन्हें कहते हैं जो पूरे राष्ट्र में एकता स्थापित करना चाहें। तो 1848-49 में राष्ट्रवादियों ने जर्मनी में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन राष्ट्रवादियों ने आपस में बातचीत की थी, एक प्रांत से दूसरे प्रांतों के मध्य बातचीत करवाई। तो बिस्मार्क ये कहता था कि भाई इस समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होगा, सैन्य बल के आधार पर सभी प्रांतों को एक करना पड़ेगा। जो सैन्य बल और कठोरता को काम में लेता है, उस नीति को कहते हैं अपन लोहे व रक्त की नीति। याद करो, बलबन की भी कठोर नीति थी। जो कठोर नीति होती है उसे क्या कहते हैं? लोहे व रक्त की नीति। बलबन की लोहे व रक्त की नीति थी। सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद भारत की रियासतों का एकीकरण किया। सरदार पटेल की नीति को भी लोहे व रक्त की नीति कहते हैं। यहाँ बिस्मार्क की नीति को भी क्या कहेंगे अपन? लोहे व रक्त की नीति। तो अब थोड़ा बाकी ऊपर लिख देता हूँ इसको मिटा के।
तो बिस्मार्क का मानना था कि राष्ट्रवादियों ने जो वाद विवाद और बातचीत में समय व्यतीत किया, यह उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी। बातचीत से जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। ये विचार किसका था? बिस्मार्क का। इसलिए बिस्मार्क ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई तथा लोहे व रक्त की नीति अपनाई। इस आधार पर लास्ट में ये जरूर लिख देना, इस आधार पर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब समझना, ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्वों की अपन बात करें थे, 4 सहायक तत्व हो गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चारों पॉइंट अपने को लिखने हैं, 4 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपके इतना बड़ा ना आके केवल आपसे पूछ ले कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को स्पष्ट करें, तब अपने को केवल ये बिस्मार्क का योगदान बताना है। मतलब लास्ट जो चौथा पॉइंट अपने लिखा ना, वो चौथे पॉइंट का उल्लेख करना है। अगर क्वेश्चन आए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है केवल चौथे पॉइंट वाला, वो अकेला भी कितने नंबर का हो जाएगा? 4 नंबर का। अब आज के वीडियो में चर्चा अपनी यहीं तक होगी। नेक्स्ट वीडियो में, इसी लेसन के नेक्स्ट वीडियो में फिर अपनी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।